सो वेलकम है आपका बैड एसपी बैडमिंटन के चैनल जिसपे सिर्फ बैडमिंटन के रिलेटेड बातें होती है और बहुत डीप एनालिसिस होते हैं, आपको पता ही है। तो आपको पता भी होगा एक और चीज़ कि और कोई चैनल है नहीं अभी कि इतना डीप डिस्कशंस हो रहे हो। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों तक बैडमिंटन के रिलेटेड ये चीज़ें शेयर कर दो ताकि और लोगों तक बैडमिंटन पहुंच जाए। ऑफ कोर्स हमें पता है कि अभी उस लेवल पे नहीं जा रहा है, तो अभी प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, तो प्रेडिक्शंस के रिलेटेड थाईलैंड मास्टर्स चल रहे हैं। तो यार देखो, कल मैंने जो डिस्कशंस किए थे उसमें थोड़ी बहुत एडिशन भी करनी मेरी रह गई है। राउंड ऑफ 16 और 32 का जो हमारा कर्स था उसके रिलेटेड भी बात करनी थी। तो यहाँ पे देखो, मेंस डबल्स की अगर बात की जाए तो आज मैचेस अच्छे खासे होने वाले हैं। देखो, वो तायरा और वो एक दो पैर है जो मैंने सोचा था कि उनका पार्टिसिपेशन शायद तक नहीं है, बट यस है उनका पार्टिसिपेशन। तो अभी शुरुआत करते हैं मिक्स डबल से। उसमें हमारे रोहन और ऋत्विका है राउंड ऑफ 16 में। उनकी मैच लाइसुन और रच पॉल, अगर मैं गलत नाम बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मैं मैच के रिलेटेड प्लीज़ देखना चाहता हूँ कि यार ये क्वार्टर्स में पहुँचे मिक्स डबल्स पैर हमारी। सामने कोई नोन नहीं दिख रहा है, तो बहुत अच्छा चांस है इनको बीट करके क्वार्टर्स तक पहुँच जाए। देखते हैं, पहले ये मैच जीतते हैं नहीं जीतते उस पर डिपेंड करता है कि आगे डिस्कशंस क्या होता है। मैं रूट कर रहा हूँ, ये मैच मैं देखने वाला हूँ। 1 बजे के आसपास आएगी। देन एक और मिक्स डबल्स की मैच है जो आपको भी देखनी चाहिए। ओके, यहाँ पे वो हाँ ये रहा, पुआवा और सुपिसर्रा और डेचापॉल। ये ऑफ कोर्स जो लास्ट 1 मंथ से जनवरी पूरा उन्होंने डोमिनेट कर रखा था। बहुत डोमिनेट इन द सेंस, बहुत बढ़िया उन्होंने मिक्स डबल्स गेम दिखाए थे। तो इनकी मैच भी आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। कंपलसरी वाला जो ऋत्विका और रोहन का है वही मैच है। देन वुमेंस डबल्स की अगर बात की जाए, वुमेंस डबल्स में जो हमारे पुलेला गोपीचंद जो उनकी बेटी है वो सॉरी उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो और उनकी और जो उनके साथ पैर थी वो अभी पता नहीं, उनका नाम वहाँ पे नहीं था। मैंने जब डिस्कशंस किया था ना कि इनकी मैचेस है और सब कुछ, बट वो नहीं थे। वो थोड़ा स्किप हो गया था मुझसे, तो ऑफ कोर्स सॉरी उसके लिए। बट डिस्कशंस में और किया जाए तो वुमेंस डबल्स में इस बार कोई उस लेवल की बड़ी पैर नहीं है थाईलैंड मास्टर्स के अंदर। एमसर है, बट वो भी थाईलैंड की पैर है। वो उस लेवल का उनका बोलते हैं ना कि गेम प्ले नहीं है, मैंने कभी उनका उस लेवल पे गेम प्ले नहीं देखा है। तो मैं वुमेंस डबल्स में बहुत अच्छा चांस था। मैं फिर से बोलूँगा कि हमारे जो जॉली और वो आए होते हैं ना यहाँ पे खेलने, तो भाई बहुत अच्छा चांस था, आराम से वो लोग सेमीज़ या फाइनल्स खींच जाते। तो पता नहीं क्यों हमारे तो भाई वुमेंस डबल्स की जो पैर थी वो स्टार्टिंग में भी वहाँ पे देखो सेल्वम और सिंघी जो थी वो ओंग टिंग के सामने हार गई। कोई भी किसी के भी सामने हार जा रहा है, समझ रहे हो कि अगर रैंकिंग का नाम ही कहाँ ले रहे हो आप, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो डिस्कशन करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। जब मैंने कुछ बातें की थी ना कि हमारे यंग लोगों को चांसेस मिलने चाहिए ये सब, तो मैंने यही बात की थी कि यस चांसेस मिलने चाहिए इनको, और खिलाओ, तो 2-3 टूर्नामेंट्स और खिलाओ ताकि हमें आइडिया आए कि उनका गेम प्ले क्या है, उनको इंटरनेशनल बोलते हैं ना एक्सपोजर मिले। ऑफ कोर्स वो जूनियर लेवल पे खेलते हैं, बट जूनियर लेवल पे आप वर्ल्ड नंबर 1 भी बन जाओ तो भी कोई मीनिंग नहीं है जब आप जैसे ही 18 या फिर 17 के बाद जब खेलना शुरू करते हो ना इंटरनेशनल लेवल पे, तब जो कंपटीशन आता है उनके सामने अगर आप टिक पाते हो या नहीं टिक पाते, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा लोग वर्ल्ड जूनियर में बहुत टॉप रैंक पर जा चुके थे, बट जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आए, उनका नाम मैं नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, बट वो उस लेवल पे नहीं कर पाए इंटरनेशनल सर्किट में, तो उनको इंटरनेशनल में अभी और चांसेस देने चाहिए। वुमेंस डबल्स में ठीक है। दैन मेंस डबल्स की अगर बात की जाए तो हमारे इंडियन पेयर है रूबन और हरिहरन। तो ये इनकी मैच इन्होंने जो रचपॉल थे उनको इनके पहले वाले में हराया था। स्कोर्स बढ़िया है, मुझे स्ट्रेट टू सेट्स में अगर कोई सामने वाले को हराता है तो बहुत बढ़िया लगता है। मैंने मैच नहीं देखी तो उसके रिलेटेड एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, बट उनकी मैच कैंग और किम के सामने शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास आ जाएगी। देखो यार, मुझे यहाँ पे भी एक ही चीज़ चाहिए, कुछ भी हो जाए, राउंड ऑफ 16 या फिर क्वार्टर्स क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है। एक पैर है ऑफ कोर्स, थाईलैंड की पैर है, बहुत बढ़िया वो खेल रही है। एंजन धैनजिन और सीओ है, पर वो आगे मिलेंगे उनको, जो कोरिया के हैं वो आगे मिलेंगे, अभी कोई भी नहीं है। क्वार्टर्स और सेमीज तो खींच सकते ही हैं हम, तो वही मुझे देखना है कि खींच पाते हैं नहीं खींच पाते। देन एक और हमारी पैर है पृथ्वी और साई प्रतीक। पृथ्वी और साई प्रतीक इसके पहले जो हारे थे ना, अभी आयुष और अभिनाश, इनकी मैच मैंने देखी थी। इनकी मैच कहीं से भी मुझे उनके सामने जो पैर है वो भी उस लेवल की उनके जैसे ही लग रही थी कि
तो भी फिर भी 21-14, 21-13 गेम प्ले में जो अटैक होता है ना, वो पता नहीं उनका नेचुरल गेम प्ले अटैक है नहीं है, दिख रहा था कि अटैक मोड है उनका, बोलते हैं ना नेचुरल गेम प्ले, बट स्टिल उनके सामने वाली जो पैर थी वो उनसे बेटर अटैक कर रही थी। वही है, मेंस डबल्स तो मेजोरिटी का गेम अटैक पे ही चल रहा होता है कि कौन प्लेयर कौन सी टीम है वो किस लेवल का बहुत है, बोलते हैं ना कि पावरफुल स्मैशेस लगा पाती है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी होती है कि रोटेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है। बट अगर जैसे एग्जांपल में दूँ तो साची में अगर सात्विक और चिराग से भी पहले अगर सात्विक पीछे से बहुत बड़ी बड़ी स्मैशेस लगा रहे हैं ना पावरफुल, सामने वाला वैसे ही प्रेशर में आ जाता है कि भाई इसको डिफेंस में चला जाता है। तो वही चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। सेम साई प्रतीक और पृथ्वी के पास चांस है, क्वार्टर्स में जाओ, सामने और कोई भी नहीं है। अभी मैं अगर ऐसा बोलता ना कि सामने अच्छी पैर है, उनके सामने स्कोर्स कैसे होगा ये होगा, उनके लेवल की ही है वो, टॉप लेवल की भी ऐसा नहीं है कि यार फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक आ गया, उनके ही लेवल की जो है वही है। तो जीतते हैं नहीं जीतते हैं देखते हैं। ये 8 बजे के आसपास आपको रात को देखने मिलेगी मैप ये, और ये 2 मेंस डबल्स मैच है उसको ऑफकोर्स देखने वाला हूँ। तो ये मेंस डबल्स का डिस्कशंस था, कोई उतने ज़्यादा मैचेस है नहीं, जो टॉप रैंक प्लेयर्स हैं 1-2 ही है। तो एक ये हो गया, देन वुमेन सिंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो चोचुओंग का जो डिस्कशन मैंने कल किया था वीडियो में, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती है पूरी की पूरी चीज़ें, कि ये तो उनके कंपटीशन में फ़ाइनल सिर्फ इंटरनॉन ही आनी चाहिए, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड सीड्स उनको दी गई है। तो वो ही होना चाहिए डायरेक्ट, वो दोनों फाइनल्स में आएंगे और कोई उनके लेवल का गेम प्ले दिखाने वाला नहीं लग रहा है। येस, सिम यूजिन है जो लास्ट वीक इंटरनॉन के सामने फाइनल्स में आई थी, बट सिम यूजिन की मैं रियल बोलूँगा कि उनकी गेम प्ले उस लेवल की मुझे नहीं लगती है कि कंपटीशन बन पाए टॉप रैंक प्लेयर्स के सामने। ऑफ कोर्स वो फाइनल्स तक पहुंची थी, बट जो बोलते हैं ना कि उनके सामने भी जो पर्सन था रेचनोक इंटरनॉन, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे फाइनल्स में। इतनी इजी वुमेन सिंगल्स मैच मैंने नहीं देखी थी, बट ठीक है, देखते हैं सिम्योजिन और चोचुओंग की नेक्स्ट जो क्वार्टर्स में ही होंगे एक दूसरे के सामने, दोनों में से कौन लेके आता है। देन एक मैच है, यस रक्षिता की मैच है जिसके बारे में डिस्कशन करना है मुझे। उन्होंने लुओ यू को हराया। ये मैच मैंने हाफ तक ही देखी थी, पूरी नहीं देखी थी, तो डिस्कशन जहाँ तक किया वहाँ तक ही देखता हूँ। इनका मुझे फुटवर्क पसंद आया, ऋत्विका का रक्षिता का फुटवर्क मुझे पसंद आया। थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ी बहुत झलकियाँ ना टाइजुइंग के लग रही थी उनके फुटवर्क के अंदर। टाइजुइंग कैसे मूव करती है कोर्ट में कि आपको लगेगा नहीं कि बहुत बहुत फास्ट मूव कर रही है, बट ये रक्षिता के अंदर थोड़ा बहुत वो स्टेप, मुझे मैं कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि इनका फुटवर्क मुझे थोड़ा बहुत उस टाइप का लगा। गेम प्ले में अभी रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट एरर में उन्होंने दिए, एरर मतलब बाहर जा रहे हो और सब कुछ जो नहीं देना चाहिए थे उनको। बट देखते हैं, उनकी मैच आज टुंग के सामने, तो ये मैच 4 के आसपास है, मुझे ये मैच देखना है, ये मैच में किस लेवल का वो अपना गेम प्ले लेके आती है रक्षिता। आज भी अगर सेम टाइप का खेलेंगे तो चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगी। दैन इंटेनॉन कुछ उतना डिस्कशन करने जैसा नहीं है, वो जीतने ही वाली है मैच आराम से, अगर वो थकी नहीं होगी। कल की मैच थी उसमें थोड़ी बहुत टायर्ड लग रही थी, और लास्ट 2-3 वीक उनके जो एकदम टायर ही गए ना। अगर ये थाईलैंड मास्टर्स नहीं होता ना तो मे बी इंटरनॉन अपना नाम शायद ना भी देती, बट होम कंट्री है तो ऑफकोर्स खेलना तो है ही। देन अगर फाइनली मेन सिंगल्स के अंदर बात की जाए तो मेन सिंगल्स के अंदर हमारे शंकर की मैच है वारदेव के सामने। वारदेव ऐसे प्लेयर है, एक वारदेव जो अपसेट करने के लिए रेडी होते हैं, बहुत कम खेलने आता है, मैंने तो उनकी मैचेस बहुत ही कम देखी है, बट जब भी देखी है ना तो 2 टाइप की उनकी गेम प्ले देखी है। एक मैंने शायद तक याद है तब तक मैंने प्रणय के साथ मैच देखी थी उनकी, बहुत अच्छे प्लेयर है वो, उनमें कैलिबर है वो। देखते हैं शंकर उनके सामने किस लेवल का गेम प्ले लेके आते हैं। दैन केंटाफन गुड प्लेयर, उनकी मैच अभी भी डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे जब क्वार्टर्स में आएगा तब डिस्कशन करेंगे। देन हमारे इंडिया के भाई जो पहले मेरे फेवरेट्स थे, पहले इंडिया के जब मैं प्लेयर था स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर और तब मैं श्रीकांत किदम्बी को बहुत ज़्यादा दिखता था। वो लिंडन वाला एरा था कि लिंडन के सामने इनकी मैच थी, एक बहुत ख़तरनाक इन्होंने मैच दी थी, तो तब मुझे पसंद थे बहुत ज़्यादा श्रीकांत किदम्बी। लास्ट 4-5 साल से तो भाई डाउनग्रेड ही जा रहा है। देखते हैं, चांस है उनके पास भी, उनकी कैलिबर के बारे में डिस्कशन करने जैसा है ही नहीं, टॉप क्लास प्लेयर, बट क्या वो अपना वो गेम प्ले वापस ला पाएंगे
वही है सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो उनकी मैच होने वाली है गुनावान के सामने। मैं चाहता हूँ जीत के वो क्वार्टर्स तक पहुँच जाए। देन आयुष शेट्टी, यस आयुष शेट्टी के बारे में डिस्कशन करना है यार। देखो मैं लास्ट वीक एक चीज़ बोली थी कि बहुत बढ़िया उन्होंने गेम प्ले दिखाया शियूची के सामने। बहुत मतलब 19-19 स्कोर किया, 21-19, 21-19। यहाँ पे स्कोर देखो, उनके सामने टॉप रैंक प्लेयर नहीं है, फिर भी वो 21-15, 21-17 से आ रहे। ये इनकन्सिस्टेंसी है ना, वो ही इंडिया के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप एक वीक में टॉप प्लेयर को हरा देते हो, बट नेक्स्ट 4-5 वीक निकल जाते हैं जिसके अंदर आप क्वार्टर्स के अराउंड ऑफ 32 भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो आपके गेम प्ले में इश्यू है। मे भी हो सकता है कि वो एक बार आप जीते, वो लक था आपका, आप समझ रहे हो, या फिर आपने बोलते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। आप अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इन द सेंस क्वार्टर से सेमीज तो अगर आपको आना ही चाहिए, और आपके सामने अगर लो रैंक प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उनको तो हराना ही चाहिए। भाई ये डिस्कशन बहुत डीप भी जा सकता है, बट अभी थोड़ा बहुत वो डिस्कशन रहने देते हैं, कोई और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट यस एक बोलते हैं ना कि मेरे लिए अपसेट टाइप था, क्योंकि आयुष शेट्टी मुझे लग रहा था कि प्रॉमिसिंग मैन सिंगल्स प्लेयर हो सकते हैं। बट ठीक है, जाना देते हैं, और क्या ही डिस्कशन, वही चीज़ बार बार रिपीट करने का मीनिंग नहीं है। देन फिर से जो ऋत्विक और उनके सामने थे फरहान, देखो सेम कॉपी जो मैंने आयुष वाली चीज़ बोली, वो कि जब आप एक टॉप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको गेम प्ले तो एटलीस्ट दिखानी चाहिए उस लेवल की। आप 21-15, 21-18 स्कोर तो कर रहे हो, बट आपको नेक्स्ट चांस कब मिलेगा? आप एक सिंपल चीज़ समझो कि आपको वैसे चांस मिल नहीं रहे हैं, जैसे सुपर 750, सुपर 1000, सुपर 500, ये सारे के अंदर है ना, जब तक वो टॉप रैंक प्लेयर खेल रहे हैं ना, तब तक वो लोग जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक दूसरों की एंट्रीज नहीं हो पाएगी कंट्रीज से, समझ रहे हो? तो वो तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाले, वो टॉप रैंक प्लेयर ही खेलने जाने वाले हैं इंडिया से। तो ऐसे चांसेस है, सुपर 300 है, सुपर 500 में कभी कभार चांस मिल जाए, तो ये चांस ऐसे होते हैं जब आपको उसको कन्वर्ट करना होता है विनिंग में। यहाँ पे कोई भी अगर सेमीज भी खींच जाए ना, उसका भी नाम हो जाएगा, उसको भी नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा। देखो मुझे किरण जॉर्ज यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वापस, वही इंडिया ओपन में खेले, बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, नेक्स्ट टूर्नामेंट में ही बहुत ख़तरनाक तरीके से बाहर हो गए इंडोनेशिया मास्टर्स में, अभी नाम नहीं दिख रहा है। तो वही है, कितने लोगों को रिपीट करते भी रहेंगे हम लोग। आप जब तक एक पूरा बोलते हैं ना कि एक मेन चीज़ नहीं दिखाओगे, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी इंडिया का प्लेयर है वो सेमीज़ या फाइनल्स खींच जाए या फिर फाइनल्स जीत भी जाए, सोचो उसको कितना बड़ा नाम हो जाएगा उसका, वो आपको नेक्स्ट टॉप रहे। अब ये जिन जिन लोगों को चांसेस मिले हैं उनको नेक्स्ट टाइम कब चांस मिलने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है? तो देखते हैं, यही सारी चीज़ें डिस्कशंस और डीप में आगे करेंगे। बट एक वातनाबे ने एक अपना पोस्ट डाला था, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ आपको, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। वातनाबे ने पूरा जापानीज़ जो एसोसिएशन है ना, उनके रिलेटेड पूरा डाला है। उन्होंने जो चीज़ें बताई है ना कि कुछ टाइम के बाद उनका जो पार्टनर चेंज हुआ है ना हिगाशिनो के बाद, उनके बारे में डिस्कशन किया है उन्होंने। तो देखो उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो मैं बताता हूँ। ट्रांसलेशन है ऑफ कोर्स, उन्होंने चाइनीज़ में जापानीज़ में लिखा है पूरा, तो उसको ट्रांसलेट करके मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने जो चीज़ें लिखी है ना, उसका मेन उन्होंने अनाउंसमेंट दिया है कि ओके, सो मेन है कि जो वतनबे उन्होंने डिक्लाइन किया है कि वो जो जापानीज़ को रिप्रेजेंट करने से वो करेंगे नहीं, मुझे जो पढ़ने में आ रहा है वो उन्होंने डिक्लाइन किया है। चीज़ क्या हुई है कि ओलंपिक्स के बाद एक वर्ल्ड जूनियर की जो फाइनल जो बहुत बड़ी अच्छी खासी प्लेयर थी, उनको बना दिया गया है। उन्होंने चूज़ किया है, शायद किसने चूज़ किया है वो मुझे प्रॉपर यहाँ पे पढ़ने नहीं मिला है। तो उन्होंने चूज़ किया था हिगाशिनो के लिए, या फिर सॉरी वतनाबे के लिए। हिगाशिनो ऑफकोर्स वो वुमेन्स डबल्स में जा चुकी है। तो हुआ क्या है कि उनके जो एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें होती है ना, तो जापानीज़ एसोसिएशन है ना बैडमिंटन की, वो बहुत ही बोलते हैं ना कि वो पैसों में नीचे जा रही है, बहुत ज़्यादा उतना फंड्स नहीं उनके पास और सब कुछ है। तो जापानीज़ पैर है ना जो वतनाबे और हिगाशिनो वापस आ रहे हैं उनका नाम, तो जो दूसरी नई पैर है तो इनको अपने एक्सपेंसिव खुद एक्सपेंसिव जितने भी है ना कि फ़्लाइट्स के हैं, रहने के सारे हैं, वो खुद देने पड़ रहे हैं। वैसे क्या होता है कि अगर आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हो ना, जैसे
विक्टर एक्सेलसन की अगर बात की जाए तो एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं हैं। वो डेनमार्क को रिप्रेजेंट ज़रूर करते हैं, बट वो रहते दुबई में है। वहाँ का मतलब पूरा अपना खर्चा, कि जैसे अगर वो मेडिकल इशू होते हैं उनको या फिर कुछ भी होता है तो वो अपना खुद अलग चीज़ें करते रहते हैं। वो खुद को एक्सपेंसेस देने हैं, वो एसोसिएशन डेनमार्क की नहीं देगी। तो वैसे ही जो चीज़ क्या होती है कि वातानाबे और हिगाशिनो वापस बोल रहा हूँ, यूटा वातानाबे, तो वो अभी लास्ट 3-4 टूर्नामेंट्स गई और वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद की है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि उन्होंने डिक्लाइन किया है अभी कि अब मुझे रिप्रेजेंटेटिव में नहीं रहना है। मे भी हो सकता है कि वो एज अ प्लेयर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे अभी भी ट्रांसलेटिव ये चीज़ मैंने देखी है तो मुझे पूरा समझ नहीं आया अभी तक तब। बट ऊपर ऊपर से जो चीज़ें समझ आ रही है ना, वो ये है कि उनको जो रहने की और सारी चीज़ें है ना, वो जापानीज एसोसिएशन तरफ से नहीं आ रही है, उनको खुद देनी पड़ रही है। एंड वो यही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है ये सब चीज़ें। तो है यार ये इश्यूज़ भाई और भी कंट्रीज़ में हैं, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जैसे यूटा वाटानाबे ने बात की, दैन आंसियांग ने बात की, लोग बात करते हैं, प्लेयर्स बात करते हैं कि मेरे एसोसिएशन में, मेरे कंट्री में ये इश्यूज़ हैं, वो बाहर पब्लिकली बात करते हैं। इससे दो चीज़ें होती है कि लोगों को भी पता चलता है कि ये एसोसिएशन में क्या इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ जब तक पता, अब जापानीज़ जो कंट्री है वहाँ पे एसोसिएशन के बारे में चीज़ें बात वहाँ पे चलेगी तो सॉल्यूशंस आएंगे आगे, लोगों के लिए बातें होंगी। देखो कोरिया में कितने उनके वो प्रेसिडेंट चेंज हुए, प्रेसिडेंट इन द सेंस बैडमिंटन के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो शायद तक चेंज हुआ है, मेन है वो, मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर मेन जो है वो शायद चेंज हुआ है। तो देखो यार, एक पर्सन बात करता है ना जो टॉप रैंक का या फिर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का, तो कितने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो वही है, हमारे लोग कब बात करेंगे और कब ये इश्यूज़ को, हमारे तो भाई ख़त्म होती है मैच, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आ जाते हैं वापस खेलना शुरू, वापस टूर्नामेंट जाएंगे, जीते हारे कोई इशू नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बैडमिंटन प्लेयर्स तक ये वीडियो सेंड कर दो, क्योंकि यार ऐसे वीडियोस तो नहीं आ रहे हैं बैडमिंटन के रिलेटेड, आपको बताइए।